चलिए देखते हैं जीव विज्ञान के एनसीईआरटी क्लास 12 के 4 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है जनन स्वास्थ्य। देखते हैं और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जनन स्वास्थ्य समस्याएं और कार्यनीति, जनसंख्या विस्फोट और जन्म नियंत्रण, गर्भता का चिकित्सीय समापन के बारे में जानेंगे, यौन संचालित रोग के बारे में, उसके वंध्यता के बारे में जानेंगे। पिछले अध्याय में आप जनन तंत्र और उसके प्रकारों के बारे में पढ़ा था। अब उससे जुड़े निकट अर्थात जनन स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करेंगे। हम जनन स्वास्थ्य शब्द से क्या तात्पर्य समझते हैं। यह शब्द साधारणतः स्वास्थ्य जनन अंगों और उसके सामान्य प्रकारों से संबंधित है। वस्तुतः यह एक व्यापक परिप्रेक्ष्य को दर्शाता है जिसके अंतर्गत जनन के भावनात्मक एवं सामाजिक पहलू जुड़े हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य है। इसलिए ऐसे समाज को रचनात्मक रूप से स्वस्थ समाज कहा जा सकता है जिसमें लोगों के जनन अंग शारीरिक रूप से और प्रक्रियात्मक रूप से समान है और सामान्य हो और यौन संबंधी सभी पहलुओं में जिनकी भावनात्मक और व्यवहारिक पारस्परिक क्रियाएं समान हो। जनन स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने का क्या महत्व है और इसे पाने के लिए कौन सी विधियां अपनानी चाहिए और आइए इसके बारे में जांच करते हैं। देखते हैं जनन स्वास्थ्य समस्याएं और कार्यनीतियों के बारे में जानते हैं। तो विश्व में भारत ही पहला ऐसा देश था जिसने राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जनन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना और कार्यक्रमों के शुरुआत की और इन कार्यक्रमों को परिवार नियोजन के नाम से जाना जाता है और इनकी शुरुआत 1991 में हुई थी। पिछले दशकों के समय पर इनका अवधि मूल्यांकन भी किया गया। जनन संबंधी और अवधिक क्षेत्रों को इसमें सम्मिलित करते हुए बहुत उन्नत और व्यापक कार्यक्रम फिलहाल जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम यानी RCH के नाम से प्रसिद्ध है और इन कार्यक्रमों के अंतर्गत जनन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा की गई और जनात्मक रूप से स्वस्थ समाज तैयार करने के लिए अनेक सुविधाएं एवं प्रोत्साहन भी दिए जा रहे हैं और श्रव्य तथा दृश्य यानी ऑडियो विजुअल और मुद्रित सामग्री की सहायता से सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन जनता के बीच में जनन संबंधी पहलुओं के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न उपाय कर रहे हैं। उपयुक्त सूचनाओं को प्रसारित करने में माता पिता, अन्य निकट संबंधी, शिक्षक एवं मित्रों को भी प्रमुख भूमिका है और विद्यालयों में यौन शिक्षा की पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि युवाओं को सही जानकारी मिल सके और बच्चे यौन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में फैली भ्रांतियों पर विश्वास न करें और उन्हें यौन संबंधी गलत भावनाओं से छुटकारा मिल सके। लोगों को जनन अंगों की सुरावस्था एवं उससे संबंधी परिवर्तनों, सुरक्षित और स्वस्थ यौन क्रियाओं और यौन संचालित रोगों एवं एड्स के बारे में जानकारी मिले। विशेष रूप से किशोर आयु वर्ग में जनन संबंधी स्वस्थ जीवन बिताने में सहायक होती है। लोगों को शिक्षित करना, विशेष रूप से जन्मक्षम जोड़ी तथा वे लोग जिनकी आयु विवाह योग्य है, उन्हें उपलब्ध जन्म नियंत्रण यानी गर्भ निरोधक विकल्पों तथा गर्भवती माताओं को देखभाल, माँ और बच्चों को प्रसवरत देखभाल आदि के बारे में तथा स्तनपान के महत्व, लड़का या लड़की को महत्व, सामान्य महत्व और एक समान अवसर देने की जानकारी आदि में जागरूकता। स्वस्थ परिवारों का निर्माण होगा। अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याओं का सामाजिक उत्पीड़न जैसे कि यौन दुरुपयोग एवं यौन संबंधी अपराधों आदि के बारे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है ताकि लोग उन्हें रोकने एवं जनात्मक रूप से जिम्मेदार एवं सामाजिक रूप से स्वस्थ समाज तैयार करने के बारे में विचार कर आवश्यक कदम उठाएं। जनन स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए विभिन्न कार्य योजनाओं के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए मजबूत रचनात्मक सुविधाएं, व्यावसायिक विशेषज्ञों तथा भरपूर भौतिक सहारों की आवश्यकता होती है और लोगों के जनन संबंधी समस्याओं जैसे कि गर्भता, प्रसव, यौन संचालित रोग, गर्भपात, गर्भ निरोधकों और ऋतुस्राव संबंधी समस्याओं, बंध्यता यानी बांझपन आदि के बारे में चिकित्सीय सहायता एवं देखभाल उपलब्ध कराना आवश्यक है। समय समय पर बेहतर तकनीकी और नई कार्यनीतियों को क्रियान्वित करने की आवश्यकता है ताकि लोगों की अधिक सुचारू रूप से देखभाल और सहायता की जा सके। बढ़ती माता भ्रूण हत्या की कानूनी रोग के लिए उल्ब वेधन जांच यानी जिसमें वर्धनशील भ्रूण की चारों ओर उल्ब तरल से गुणसूत्रीय प्रतिरूप के आधार पर भ्रूणीय लिंग निर्धारण कर दिए। उस लिंग परीक्षण पर वैधानिक प्रतिबंध तथा व्यापक बाल प्रतिरक्षीकरण यानी टीका
आदि कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को भी शामिल किया गया है। अब जनन संबंधी विभिन्न क्षेत्रों पर अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाता है और सरकारी तथा गैर सरकारी एजेंसियों नई विधियाँ तलाशने या विद्यमान को ही बेहतर बनाने का काम करती है। क्या आप जानते हैं कि सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली को खोज भारत में लखनऊ के केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान ने की थी और यौन संबंधी मामलों के बारे में बेहतर जागरूकता, आधिकारिक संख्या में चिकित्सीय सहायता प्राप्त, प्रसव तथा बेहतर प्रसवोत्तर देखभाल में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई है और लघु परिवार वाले जोड़ों की संख्या बढ़ी है और यौन संचालित रोगों को सही जांच पड़ताल तथा देखभाल और कुल मिलाकर सभी यौन समस्याओं को हेतु बढ़ी हुई चिकित्सीय सुविधाओं का होना आदि समाज के बेहतर जनन स्वास्थ्य की ओर संकेत करते हैं। उसके बाद देखें जनसंख्या विस्फोट और जन्म नियंत्रण के बारे में देखें। पिछली शताब्दी में किए गए विभिन्न क्षेत्रों में चहुमुखी विकास में चारों ओर जीवन स्तर में महत्वपूर्ण रूप से सुधार हुआ है। हालांकि बेहतर जीवन दशाओं के साथ व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएं जनसंख्या वृद्धि में विस्फोटक प्रभाव डालती हैं। सन 1900 ईस्वी में पूरे विश्व की जनसंख्या लगभग 2 अरब यानी 200 मिलियन थी और जो सन 2000 ईस्वी तेजी से बढ़कर 6 अरब यानी 600 मिलियन हो गई और ठीक यही प्रवृत्ति भारत में भी देखी गई। हमारी जनसंख्या जो देश की आज़ादी के समय लगभग 350 मिलियन अर्थात 23 करोड़ थी, वह सन 2000 ईस्वी में तीव्र जनसंख्या दर में 1 अरब अर्थात 1000 मिलियन से ऊपर पहुंच गई। इसका मतलब यह है कि आज दुनिया का हर छठा आदमी भारतीय है और इस सब का कारण संभवतः मृत्यु दर में तीव्र गिरावट तथा मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी के साथ साथ जनन आयु के लोगों की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। हालांकि हमने अपने जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के माध्यम से इस जनसंख्या वृद्धि दर में कमी की, लेकिन यह कमी नाम मात्र की हुई है। 2001 की जनसंख्या के अनुसार यह वृद्धि लगभग 1.7% अर्थात प्रति हजार में 14 व्यक्ति प्रति वर्ष थी और यद्यपि इन वृद्धि दर में 33 वर्षों के दौरान ही हमारी जनसंख्या दोगुनी हो सकती है। इस प्रकार की चेतावनीपूर्ण वृद्धि दर में मूलभूत आवश्यकताओं का नितांत अभाव हो सकता है, जैसे कि अन्न, आवास, कपड़े आदि में, और हमने भले ही इन मदों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इसलिए सरकार का यह दबाव था कि इस प्रकार की जनसंख्या वृद्धि दर को काबू में रखने के लिए गंभीर उपाय अपनाए जाए और इस प्रकार की समस्या से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय यह था कि लघु परिवार को बढ़ावा देने हेतु गर्भ निरोधक उपाय अपनाने के लिए प्रेरित किए जाए। अपने शायद संचार माध्यमों में विज्ञापनों के साथ साथ सुखी परिवार को प्रदर्शित करते हुए पोस्टर एवं पर्चे भी देखे होंगे जहां एक खुशहाल जोड़े के साथ 2 बच्चे का परिवार है और उसके बाद हम दो और हमारे 2 नारे के साथ प्रदर्शित किए जाता है। बहुत सारे जोड़ों ने विशेष रूप से शहरों के कामकाजी युवा दंपति ने हम दो हमारा एक का नारा अपनाया है और विवाह की वैधानिक आयु स्त्री के लिए 18 वर्ष तथा पुरुष के लिए 21 वर्ष सुनिश्चित है और इस समस्या से निपटने हेतु लघु परिवार के लिए जोड़ों को प्रोत्साहित किया जाता है। आइए यहाँ पर कुछ सामान्य तौर पर इस्तेमाल होने वाले गर्भ निरोधक के बारे में चर्चा करें। एक आदर्श गर्भ निरोधक प्रयोगकर्ता के हितों की रक्षा करने वाला, आसानी से उपलब्ध, प्रभावी तथा जिसका कोई अनुषंगी प्रभाव या दुष्प्रभाव नहीं हो या हो भी तो कम से कम हो और इसके साथ ही यह उपयोगकर्ता की कामुकता और प्रेरणा तथा मैथुन में बाधा न हो। आजकल व्यापक परिधि के गर्भ निरोधक साधन जैसे कि आसानी से उपलब्ध है, जिन्हें मोटे तौर पर निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि प्राकृतिक या पारंपरिक रोध और जैसे बैरियर, उसके बाद आयुडेज यानी कॉपर टी, मुंह से लेने योग्य गर्भ निरोधक टीका रूप में, और उसके बाद अंतरोपण तथा शल्य क्रियात्मक विधियाँ। प्राकृतिक विधियाँ देखें, ये विधियाँ अंडाणु एवं शुक्राणु के संगम को रोकने के सिद्धांत पर कार्य करती है। इनमें से एक उपाय अवधिक संयम है, जिसमें एक दंपति माहवारी चक्र के 10वें और 17वें दिन के बीच की अवधि के दौरान मैथुन से बचते हैं और जिससे अंडोत्सर्जन की अपेक्षित अवधि मानते हैं और इस अवधि के दौरान निषेचन एवं
सेचन एवं उर्वर यानी गर्भधारण के अवसर बहुत अधिक होने के कारण इसे निषेच्य अवधि भी कहा जाता है। और इस तरह से इस दौरान मैथुन यानी सहवास न करने पर गर्भाधान से बचा जा सकता है। और बाह्य स्खलन या अंतरित मैथुन एक अन्य विधि है जिसमें पुरुष साथी संभोग के दौरान वीर्य स्खलन से ठीक पहले स्त्री को योनि से अपना लिंग बाह्य निकाल कर और वीर्य चेतन से बच सकता है। और स्तनपान और नर्तव विधि की इस तरह तथ्य पर निर्भर करती है कि प्रसव के बाद स्त्री द्वारा शिशु को भरपूर स्तनपान कराने के दौरान अंतःसर्ग और आवर्त चक्र शुरू नहीं होता है। और इसलिए जितने दिनों तक माता शिशु को पूर्णतः स्तनपान कराना जारी रखती है, मैंने इस दौरान शिशु को माँ के दूध के अलावा ऊपर से भी पानी या अतिरिक्त दूध भी नहीं दिया जाना चाहिए। और इस अवधि में 4 से 6 माह की होती है। गर्भाधान के अवसर लगभग 0 होते हैं और यह विधि प्रसव के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह की अवधि तक ही कारगर मानी जाती है और मानी गई है। चूँकि उपयुक्त विधियों से किसी दवा या साधन का उपयोग नहीं होता, अतः इसके दुष्प्रभाव लगभग 0 के बराबर होते हैं। हालांकि इसके फलस्वरूप रहने के दर काफ़ी अधिक हैं। उसके बाद रोध यानी बैरियर विधियों के अंतर्गत रोधक साधनों के माध्यम से अंडाणु और शुक्राणु को भौतिक रूप से मिलने से रोका जाता है। और इस प्रकार के उपाय पुरुष एवं स्त्री दोनों के लिए उपलब्ध है। कंडोम यानी निरोध आदि रोधक उपाय हैं जिन्हें पतली रबर या लेटेक्स से बनाया जाता है ताकि इस उपयोग से पुरुष के लिंग या स्त्री के योनि एवं गर्भाशय ग्रीवा को संभोग से ठीक पहले ढक दिया जाता है और अस्खलित शुक्राणु स्त्री के जन्ममार्ग से नहीं घुस सकते और यह गर्भाधान को बचा सकता है। पुरुषों के लिए कंडोम का मशहूर ब्रांड नाम निरोध काफ़ी लोकप्रिय है और हाल ही के वर्षों में कंडोम के उपयोग में तेजी से वृद्धि हुई है क्योंकि इससे गर्भाधान के अलावा यौन संचारित रोगों तथा एड्स से बचाव जैसे अतिरिक्त लाभ है। स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए ही कंडोम उपयोग के बाद फेंकने वाले होते हैं और इन्हें स्वयं ही लगाया जा सकता है और इस तरह उपभोक्ता की गोपनीयता बनी रहती है। और डायाफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा, टोपी तथा बेल्ट आदि भी रबर से बने रोधक उपाय हैं जो स्त्री के जनन मार्ग में सहवास और पूर्व गर्भाशय ग्रीवा को ढकने के लिए लगाए जाते हैं। और ये गर्भाशय ग्रीवा को ढककर शुक्राणुओं के प्रवेश को रोककर गर्भाधान से छुटकारा दिलाते हैं और इन्हें पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके साथ ही इन रोधक साधनों के साथ साथ शुक्राणु नाश क्रीम, जेली एवं फेम यानी झाग का प्रायः इस्तेमाल किया जाता है जिससे इनकी गर्भ निरोधक क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है। भारत में दूसरी प्रभावी और लोकप्रिय विधि अंतः गर्भाशय युक्ति यानी इंट्रान्यूट्राइन डिवाइस यानी IUD का उपयोग है। और यह युक्तियाँ डॉक्टरों या अनुभवी इन नर्सों द्वारा योनि मार्ग से गर्भाशय में लगाई जाती है। आजकल विभिन्न प्रकार के अंतर गर्भाशय युक्तियाँ उपलब्ध है जैसे कि औषधि रहित IUD यानी उदाहरण है इसके लिपेस्ट लूप और तांबा मोचक IUD है यानी कॉपर 7 मल्टी लोड 375 कॉपर टी और हार्मोन मोचक IUD यानी प्रोजेस्टासर्ट LNG20 और आदि हैं। IUD गर्भाशय के अंदर कॉपर यानी CU का आयन मोचित होने वाले शुक्राणुओं के भक्षकाणु क्रियाएं यानी फैगासाइटोसिस बढ़ा देती है जिससे कि शुक्राणुओं की गतिशीलता तथा उनकी निषेचन क्षमता कम करती है। इसके अतिरिक्त IUD हार्मोन को गर्भाशय के भ्रूण के रोपण के लिए अनुपयुक्त बनाते तथा गर्भाशय ग्रीवा को शुक्राणुओं का विरोधी बनाते हैं जो औरतें गर्भाशय में देरी या बच्चों के जन्म में अंतराल चाहती है और उनके लिए IUD आदर्श
गर्भ निरोधक है। भारत में गर्भ निरोधक की यह विधियाँ व्यापक रूप से प्रचलित है। महिलाओं के द्वारा खाए जाने वाला एक अन्य गर्भ निरोधक प्रोजेस्टेरोन तथा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का संयोग है, जिससे थोड़ी मात्रा में मुंह द्वारा लिया जाता है और यह मुंह से टिकिया के रूप में ली जाती है और ये गोलियों यानी पिल्स के नाम से लोकप्रिय है और ये गोलियां 21 दिन तक प्रतिदिन ली जाती है और इन्हें आवर्त चक्र के यानी माहवारी के समय 5 दिनों मुख्यतः उसके दिन से ही शुरू करनी चाहिए और गोलियां समाप्त होने के 7 दिन के अंतर के बाद यानी जब पुनः ऋतु शुरू होता है तो इसे फिर से वैसे ही लिया जाता है और यह क्रम तब तक जारी रहती है जब तक कि गर्भ निरोधक की आवश्यकता होती है और यह अंडोत्सर्जन और रोपण को उसके बाद रोपण को संदमित करने के साथ साथ गर्भाशय ग्रीवा की संश्लेषण की गुणवत्ता को भी बढ़ा देती है, जिससे शुक्राणु के प्रवेश पर रोक लग जाती है और अथवा इसकी की गति मंद हो जाती है। यह गोलियां बहुत ही प्रभावशाली तथा बहुत कम दुष्प्रभाव वाली होती है तथा औरतें द्वारा यह खूब स्वीकार्य है। और सहेली नामक नई गर्भ निरोधक गोली है जिसके बारे में पहले ही चर्चा हुई है। यह एक गैर स्टेरॉइडली सामग्री है। यह हफ्ते में एक बार ली जाने वाली गोलियां हैं। इसके दुष्प्रभाव बहुत कम तथा यह उच्च निरोधक क्षमता वाली है। स्त्रियां द्वारा प्रोजेस्टेरोन अकेले या फिर एस्ट्रोजन के साथ उसका संयोजन भी टीका या त्वचा के नीचे अंतःरोपण यानी इम्प्लांट के रूप में किया जा सकता है। इसके कार्य के विधि ठीक गर्भ निरोधक गोलियों की भांति होती है तथा काफ़ी लंबी अवधि के लिए प्रभावित होती है। मैथुन के 72 घंटे के भीतर ही प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन संयोजन के उपयोग का IUD का उपयोग के आपातकालीन गर्भ निरोधक के रूप में बहुत ही प्रभावी पाया गया है और इन्हें बलात्कार या सामान्य असुरक्षित यौन संबंधों के कारण होने वाली संभावित संगर्भता से बचने के लिए लिया जा सकता है। शल्य क्रिया विधियाँ जिन्हें बंध्यकरण भी कहते हैं प्रायः उन लोगों के लिए सुझाई जाती है जिन्हें आगे गर्भावस्था नहीं चाहिए तथा वे इन्हें अस्थायी माध्यम के रूप में अपनाना चाहते हैं। शल्य क्रिया की दखलंदाजी से युग्मक परिवहन रोक दिया जाता है, फलतः गर्भाधान नहीं होता है और बंध्यकरण प्रक्रिया को पुरुष के लिए शुक्रवाहक उच्छेदन तथा महिलाओं के लिए डिंबवाहिनी नलिकाएं अच्छेदन कहा जाता है और जनसाधारण इन क्रियाओं के पुरुष या महिला नसबंदी के नाम से जानते हैं। और शुक्रवाहक अच्छेदन में अंडकोश शुक्रवाहक में चीरा मारक छोटा सा भाग काटकर निकाल अथवा बांध दिया जाता है और जबकि स्त्री के उदर में छोटा सा चीर मारकर अथवा योनि द्वारा डिंबवाहिका नली की छोटा सा भाग निकाल कर या बांध दिया जाता है और यह तकनीकी बहुत ही प्रभावशाली होती है पर इसमें पूर्वस्थित लाने की गुंजाइश बहुत ही कम होती है। और यहाँ पर इस बात पर जोर देने की ज़रूरत है कि उपयुक्त गर्भ निरोधक उपायों का चुनाव एवं उपयोग की किसी शिक्षित चिकित्साकर्मी या विशेषज्ञ की परामर्श द्वारा ही किया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि जनन स्वास्थ्य के रखरखाव हेतु गर्भ निरोधक नियमित रूप से अपेक्षित नहीं होते हैं। वास्तव में इनका उपयोग प्राकृतिक प्रक्रिया जनन जैसे गर्भाधान या सगर्भता के विरुद्ध है और इन सब के बावजूद व्यक्ति को इन विधियों का इस्तेमाल करने के लिए विवश होना चाहिए, फिर चाहे सगर्भता को रोकने या देरी करने या अंतराल रखने की कोई निजी कारण रहा हो। और इसमें संदेह नहीं है कि इन विधियों का व्यापक उपयोग ने जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर भी इन उपायों को संभावित दुष्प्रभाव में मतली उदरीय पीड़ा, बीच बीच में रक्तस्राव, अनियमित आर्तव और रक्तस्राव या यहाँ तक कि स्तन कैंसर जैसी भी बातें हो सकती हैं। और यद्यपि यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है फिर भी इनकी पूरी तरह से अपेक्षा नहीं की जा सकती। उसके बाद देखते हैं सगर्भता का चिकित्सीय समापान देखें तो गर्भावस्था पूरे होने के पहले
जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को प्रेरित गर्भपात या चिकित्सीय सगर्भता समापन यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी MTP कहते हैं। और इससे पूरी दुनिया में हर साल लगभग 45 से 50 मिलियन चिकित्सीय सगर्भता समापन कराए जाते हैं, जो कि संसार भर की कुल सगर्भताओं का 1/5 भाग है। और भी निश्चित रूप से यद्यपि जनसंख्या को घटाने में MTP की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसका उद्देश्य जनसंख्या घटाना नहीं है। तथापि MTP में भावनात्मक, नैतिक, धार्मिक एवं सामाजिक पहलुओं से जुड़े होने के कारण बहुत से देशों में यह बहस जारी है कि चिकित्सीय सगर्भता समापन को स्वीकृत या कानूनी बनाया जाना चाहिए या नहीं। भारत सरकार ने इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए 1971 ईस्वी में चिकित्सीय सगर्भता समापन को कानूनी स्वीकृति प्रदान दी है। और इस प्रकार के प्रतिबंध अंधाधुन और गैर कानूनी मादा भ्रूण हत्या तथा भेदभाव को रोकने के लिए बनाए गए, जो अभी भी भारत में बहुत ज़्यादा हो रहा है। और चिकित्सीय सगर्भता समापन क्या है और चिकित्सीय सगर्भता समापन क्यों? निश्चित तौर पर इस का उत्तर अनचाहे सगर्भताओं से मुक्ति पाना है, और फिर चाहे वे लापरवाही से किए गए असुरक्षित यौन संबंधों का परिवार और परिणाम हो या मैथुन के समय गर्भ निरोधक उपायों के असफल हो रहने या बलात्कार जैसी घटनाओं के कारण हो सकते हैं। इसके साथ ही चिकित्सीय सगर्भता समापन की अनिवार्यता कुछ विशेष मामलों में भी होती है, जहां सगर्भता बने रहने की स्थिति में मां अथवा भ्रूण अथवा दोनों के लिए हानिकारक अथवा घातक हो सकती है। सगर्भता की पहली तिमाही में अर्थात सगर्भता में 12 सप्ताह तक की अवधि में कराया जाने वाला चिकित्सीय सगर्भता समापन अपेक्षाकृत काफी सुरक्षित माना जाता है। और इसके बाद द्वितीय तिमाही में गर्भपात बहुत ही संकटपूर्ण एवं घातक होता है। और इसके बारे में एक सबसे अधिक परेशान करने वाली बात यह देखने में आई है कि अधिकतर MTP गैर कानूनी रूप से अकुशल निम्न हकीमों से कराए जाते हैं, जो कि न केवल असुरक्षित होते हैं बल्कि जानलेवा भी सिद्ध हो सकते हैं। और दूसरी खतरनाक प्रवृत्ति शिशु के लिंग निर्धारण के लिए उल्व वेधन का दुरुपयोग होता है। और बहुधा ऐसा देखा गया है कि यह पता चलने पर कि भ्रूण मादा है MTP कराया जाता है, जो पूरी तरह गैर कानूनी है। और इस प्रकार के व्यवहार में बचना चाहिए, क्योंकि यह युवा माँ और भ्रूण दोनों के लिए खतरनाक है। असुरक्षित मैथुन से बचाव के लिए प्रभावशाली परामर्श सेवाओं को देने तथा गैर कानूनी रूप से कराए गए गर्भपातों में जान के जोखिम के बारे में बताए जाने के साथ साथ अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि उपयुक्त हानिकारक प्रवृत्तियों को रोका जा सके। यौन संचारित रोग के देखें तो कोई भी रोग या संक्रमण को मैथुन द्वारा संचारित होते हुए उन्हें सामूहिक तौर पर यौन संचारित रोग यानी STD या रजित रोग यानी BD अथवा जनन मार्ग यानी RTI संक्रमण कहा जाता है। सूजाक यानी गोनोरिया, गोनोरिया, सिफिलिस, हर्पेस, जनेन परिसर्प और कनेडियमिया, ट्राइकोमोन्सता, लैंगिक मस्ते और यकृत शोथ भी, और हाल ही में सर्वाधिक चर्चित एवं घातक HIV या एड्स आदि सामान्य यौन संचारित रोग है। और इन सब के साथ HIV संक्रमण सर्वाधिक खतरनाक है। इसके बारे में पुस्तक के 8वें अध्याय में विस्तार से चर्चा की गई है। और इनमें से कुछ संक्रमण जैसे कि यकृत शोथ भी तथा HIV के संक्रमण एक संक्रमित व्यक्ति के साझे प्रयोग वाली सुइयों यानी टीकों, शल्य क्रियाओं के औजारों तथा दूषित रक्तदान या फिर संक्रमित माता के उसके गर्भस्थ शिशु में भी संचारित हो सकते हैं। यकृत शोथ भी, जननिक परिसर्प तथा HIV संक्रमण को छोड़कर बाकी सभी यौन रोग पूरी तरह से उपचार योग्य हैं, और बशर्ते कि इन्हें शुरुआती अवस्था में पहचाना एवं इनका उचित ढंग से पूरा इलाज कराया जाए। और इन सभी रोगों के शुरुआती लक्षण बहुत हल्के फुल्के होते हैं, जो कि जननिंग क्षेत्र के
है खुजली, तसन और तरल स्राव आना, उसके बाद हल्का दर्द तथा सूजन आदि हो जाना। संक्रमित स्त्रियां अलक्षणित हो सकती है, कभी कभी उसमें संक्रमण के लक्षण प्रकट हो जाते हैं और इसलिए लंबे समय तक उनका पता नहीं चल सकता है। और संक्रमण की प्रारंभिक अवस्था में लक्षणों का प्रकट न होना तथा उनका कम महत्वपूर्ण होना तथा यौन संचारित रोगों से जुड़े सामाजिक कलंक का डर संक्रमित व्यक्तियों को समय पर जांच तथा उचित उपचार से रोकता है और इसके कारण आगे चलकर जटिलताएं पैदा हो जाती है, जो कि श्रोणीशोथज रोग यानी PID, गर्भपात, मृत शिशु जन्म और अस्थानिक सगर्भता, बंध्यता अथवा जनन मार्ग का कैंसर हो सकता है। और यौन संचारित रोग स्वस्थ समाज के लिए खतरा है और इसलिए इनकी प्रारंभिक अवस्था में पहचान तथा रोग के उपचार को जनन स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमुखता दी गई है। यद्यपि सभी लोग इन संक्रमणों के प्रति अति संवेदनशील है, लेकिन 15 से 14 वर्ष आयु के वर्ग के लोगों में इनकी घटनाएं बहुत अधिक संख्या में दर्ज की गई है और वह आयु वर्ग जिसमें आप भी आते हैं। लेकिन घबराइए मत, इससे बचाव का उपाय तो आपके ही हाथों में है और आइए आप संक्रमणों के पूरी तरह से मुक्त रह सकते हैं, बशर्ते कि आप भविष्य में नीचे दिए गए साधारण नियमों का भी पालन करें। किसी अनजान व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों के साथ यौन संबंध न रखें और मैथुन के समय सदैव कंडोम का इस्तेमाल करें और यदि कोई आशंका है तो तुरंत ही प्रारंभिक जांच के लिए किसी योग्य डॉक्टर से मिलें और रोग का पता चले तो पूरा इलाज करें। बंध्यता यानी बांझपन के देखें। बंध्यता के बारे में चर्चा किए बिना जनन स्वास्थ्य का चर्चा अधूरी है। भारत सहित पूरी दुनिया में बहुत से दंपति बंध्य हैं, अर्थात उन्मुक्त या असुरक्षित सहवास के बावजूद वे बच्चे पैदा कर पाने में असमर्थ होते हैं। इसके अनेक कारण हो सकते हैं, जो कि शारीरिक, जन्मजात रोग, जन्य, औषधि, प्रतिरक्षणात्मक और यहाँ तक कि वे मनोवैज्ञानिक भी हो सकते हैं। भारतवर्ष में प्रायः दंपतियों में बच्चा न होने का दोष स्त्रियों को ही दिया जाता है, जबकि प्रायः ऐसा नहीं होता है। यह समस्या पुरुष साथी में भी हो सकता है। विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा इकाइयों यानी बाध्यता क्लिनिक आदि और दैनिक जांच से सहायता हो सकती है। इसमें भी कुछ विचारों का उपचार करके दंपतियों को बच्चा पैदा करने में भी मदद दे सकती है। फिर भी जहां ऐसे दोषों को ठीक करना संभव नहीं है और वहां कुछ विशेष तकनीक द्वारा उनको बच्चा पैदा करने में मदद दी जा सकती है। ये तकनीकी सहायक जनन प्रौद्योगिकी यानी ART कहलाती है और पात्र निषेचन यानी IPF है और इसके द्वारा भ्रूण स्थानांतरण यानी ET ऐसा एक उपाय हो सकता है। और इन विधि में, जिसे लोकप्रिय रूप से टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है, इसमें प्रयोगशाला में पत्नी या दाता स्त्री के अंडे से पति अथवा दाता पुरुष से प्राप्त किए गए शुक्राणु को एकत्रित करके प्रयोगशाला में अनुरूपी परिस्थितियों में युग्मनज बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है और इस युग्मनज या प्रारंभिक भ्रूण इनको फैलोपियन नलिकाओं से स्थानांतरित किया जाता है, जिससे युग्मनज अंतः डिंब वाहिका स्थानांतरण अर्थात जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर यानी JIEFT कहते हैं। और जो भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर से अधिक का होता है उसे परिवर्धन हेतु गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसे इंट्रा एंड्रोयूराइन ट्रांसफर यानी IUT कहते हैं। और जिन स्त्रियों में गर्भाधान की समस्या होती है उनकी सहायता के लिए जीवन निषेचन से बनने वाली भ्रूणों के भी स्थानांतरण के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। ऐसे मामले में जहां स्त्रियां अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती लेकिन यौन निषेचन और भ्रूण के परिवर्धन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान कर सकती है, उनके लिए एक अन्य तकनीकी अपनाया जा सकता है। इसमें दाता से अंडाणु लेकर उन स्त्रियों की फैलोपी नलिका से स्थानांतरित यानी GIFT कर दिया जाता है। प्रयोगशाला में भ्रूण बनाने
के लिए अतः कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण दूसरी विशिष्ट प्रक्रियाओं है और जिसमें शुक्राणु को सीधे ही अंडाणु से अंतर्क्षेपित किया जाता है। और बंध्यता के ऐसे मामले में जिनमें पुरुष साथ ही स्त्री के वीर्य से चेत कर सकने का योग नहीं है अथवा जिससे के अस्खलित वीर्य के शुक्राणुओं की संख्या बहुत ही कम है, ऐसे दोष का निवारण कृत्रिम वीर्यसेचन यानी AI के तकनीकी से किया जा सकता है। इस तकनीकी में पति या स्वस्थ दाता से शुक्राणु लेकर कृत्रिम रूप से या तो स्त्री के यौन में अथवा उसके गर्भाशय में प्रविष्ट किया जाता है और इसे अंतः गर्भाशय वीर्यसेचन यानी IUI कहते हैं। और यद्यपि बहुत सारे विकल्प उपलब्ध है किंतु इन सभी तकनीकों में विशेषकृत व्यावसायिक विशेषज्ञों द्वारा एक क्रियाओं हेतु अति उच्च परिशुद्धता पूर्ण संचालन यानी हैंडलिंग की आवश्यकता होती है और ये बहुत महंगी भी होती है। इसलिए पूरे देश में फिलहाल ये सुविधाएं केवल कुछ शहरों में ही उपलब्ध है। स्पष्ट है कि इनके लाभ केवल कुछ सीमित लोग ही वहन कर सकते हैं और इन उपायों को अपनाने में भावनात्मक, धार्मिक एवं सामाजिक इन घटक भी काफ़ी निर्धारित होते हैं। और इन सभी प्रक्रियाओं का अंतिम लक्ष्य संतति प्राप्ति है तथा भारतवर्ष में अनेक अनाथ और दिनहीन बच्चे भी हैं जिनकी अधिक देखभाल नहीं की जाए तो वे जीवित नहीं रह सकते। हमारा देश का कानून शिशु को कानूनन गोद लेने का इजाज़त देता है और जो दंपति बच्चे के इच्छुक हैं उनके लिए संतान प्राप्ति का यह सर्वोत्तम उपाय है। सारांश देखें तो जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य जनन के सभी पहलुओं जैसे शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य है। दुनिया में हमारा देश पहला ऐसा देश है जिसने राष्ट्रीय स्तर पर जननात्मक स्वास्थ्य समाज को प्राप्त करने का कार्य योजना बनाई और ये सारी कार्य योजना वर्तमान में जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत आगे बढ़ाई जा रही है। और जनन स्वास्थ्य हासिल करने के दिशा में लोगों के बीच जनन अंगों की किशोरावस्था एवं उससे जुड़े बदलाव, सुरक्षित एवं स्वच्छतापूर्ण यौन प्रक्रियाओं, HIV या एड्स सहित यौन संचारित रोगों के बारे में परामर्श देना एवं जागरूकता पैदा करना इस दिशा में पहला कदम है। चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा आर्तव यानी ऋतुस्राव में अनियमितताएं, गर्भता संबंधित पहलुओं, प्रसव, चिकित्सीय गर्भता समापन आदि से जुड़ी समस्याओं को देखभाल, इनके लिए चिकित्सीय सेवा उपलब्ध कराना और जन्म नियंत्रण, प्रोत्साहन और शिशु और माता को देखभाल एवं प्रबंधन आदि RCH कार्यक्रम से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पहलू है। हमारे देश में कुल मिलाकर जनन स्वास्थ्य में सुधार दिख रहा है और जैसे कि घटी हुई शिशु एवं मातृ मृत्यु दर दर्शाती है और साथ ही यौन संचारित रोगों को जल्द ही पहचान एवं उनका उपचार, बंध्य दंपति को सहायता आदि की बेहतर हुई है। और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं तथा जीवन के रहन सहन को बेहतर परिस्थितियों का होने के कारण जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार की वृद्धि ने गर्भ निरोधक उपायों के सघन प्रचार को अनिवार्य बना दिया है। आज के दौर में विभिन्न प्रकार के गर्भ निरोधक उपलब्ध है जैसे कि प्राकृतिक, परंपरागत रोधक, अंतः गर्भाशय युक्तियाँ, गोलियाँ और पिल्स यानी उसके पिल्स है, उसके बाद IUD है, टीके हैं के रूप में, अंतरोपण यानी इम्प्लांट्स है तथा शल्य विधियाँ हैं। यद्यपि गर्भ निरोधक उपाय जनन स्वास्थ्य के लिए बनाए रखने के लिए आवश्यक नहीं है तथापि व्यक्ति को इन्हें उपयोग में लाने के लिए बाध्य किया जाता है ताकि व्यक्ति सगर्भता से बच सके या उसमें देरी करे अथवा सगर्भता के बीच अंतराल रखे। और हमारे देश में चिकित्सीय सगर्भता समापन को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। सामान्य रूप से चिकित्सीय सगर्भता का उपयोग बलात्कार जैसे मामलों से हुई अनचाही सगर्भता तथा सामान्य या कभी कभार के यौन संबंधों आदि से पैदा हुई सगर्भता को समाप्त करने हेतु किया जाता है। ऐसे मामले में MTP किया जाता है जहां बार बार की सगर्भता माँ अथवा भ्रूण अथवा दोनों के लिए हानिकारक या जानलेवा साबित हो सकते हैं। और यौन संबंधी द्वारा संचालित होने वाले रोगों या संक्रमणों को यौन संचालित रोगों यानी STD कहलाता है। और श्रोणीसोत्थज रोग यानी PID, मातृ शिशु जन्म तथा बाध्यता जैसी जटिलताएं भी इससे जुड़ी होती हैं। और इन रोगों का जल्द ही पता लगा लेने से इन्हें अच्छी इलाज द्वारा
ठीक किया जा सकता है। अनजान व्यक्ति या बहुत सारे व्यक्तियों से मैथुन से बचना चाहिए और इसके साथ ही मैथुन के दौरान अनिवार्य रूप से कुछ सावधानियों के साथ कंडोम का इस्तेमाल यौन संचारित रोगों से बचाव के लिए कुछ सरल उपाय हैं। और 2 वर्ष तक मुक्त या सुरक्षित सहवास के बावजूद गर्भाधान न हो पाने की स्थिति में बाध्यता कहलाते हैं। और ऐसे निसंतान दंपतियों को मदद हेतु अब विभिन्न उपाय उपलब्ध हैं। पात्र निषेचन के बाद भ्रूण स्थानांतरण के द्वारा स्त्री के जनन मार्ग में भ्रूण को स्थापित करके संतान पाई जाती है और यह एक सामान्य विधि है जिससे टेस्ट डब्ल्यू बेबी कार्यक्रम कहा जाता है।